गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अप्रैल 2022 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर जो है मैनेजमेंट अकाउंट की वो देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एमकॉम के स्टूडेंट की है। मतलब के एमकॉम के जो स्टूडेंट है पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के अंडर, तो उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें जो टॉपिक्स है तो उसमें फ्लेक्सिबल बजट है, कैश बजट है, देन मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो ये जो टॉपिक है वो अदर स्टूडेंट को भी उनके सिलेबस के अनुसार यूजफुल है, तो वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। आपण आज सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीची एमकॉम ची मॅनेजमेंट अकाउंटची क्वेश्चन पेपर पाहणार आहोत। ही क्वेश्चन पेपर जरी एमकॉमच्या स्टुडंटसाठी असली तरी देखील यातले जे टॉपिक आहेत फ्लेक्सिबल बजेट, त्यानंतर कॅश बजेट, मार्जिनल कॉस्टिंग, तर ते इतर विद्यार्थ्यांना पण उपयोगी आहेत। तर ते विद्यार्थी देखील ही वीडियो फॉलो करू शकतात। जो एमकॉम के स्टूडेंट है उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि उनके लिए जो इस सब्जेक्ट में टॉपिक है फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट, मार्जिनल कॉस्टिंग, तो ये तीनों टाइप की जो वीडियोस है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर टॉपिक वाइज आप चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर के जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो थियरी के नोट्स है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पूरी क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, बाद में उसका सोल्युशन लेंगे। मी पहिल्यांदा पूर्ण क्वेश्चन पेपर दाखवते, त्यानंतर आपण सोल्युशन स्टार्ट करूया। ये है क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट अकाउंट की एमकॉम पार्ट फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2019 पैटर्न सेमेस्टर फर्स्ट। जो सब्जेक्ट कोड है वो है 101। 60 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो हर एक क्वेश्चन में उसको और का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, 15 मार्क्स के लिए। और उसको और जो है ये प्रॉब्लम है बजट का। तो हम अभी इस वीडियो में पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेने वाले हैं और जो थियरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट बजट का प्रॉब्लम आया था, कैश बजट का। देन ये सॉल्यूशन हम लेंगे, पहले मैं पूरी क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। देन सेकंड क्वेश्चन जो है वो वर्किंग कैपिटल के ऊपर थियरी क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क्स के लिए। एंड उसमें और जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। ये हम इसका सॉल्यूशन लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन एंड कॉस्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का डिफरेंस पूछा गया था। तो ये इसकी जो थियरी का जो वीडियो है हम सेपरेट ले रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर की। इस वीडियो में सिर्फ कैलकुलेशन है। और उसको और में ये क्वेश्चन था, ये भी 15 मार्क्स का है। और में जो क्वेश्चन है ये है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन पेपर है, सॉरी क्वेश्चन है। और में एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसमें शॉर्ट नोट पूछी गई थी, 6 शॉर्ट नोट दी गई थी, उसमें से 3 लिखनी थी। तो जो थ्योरी पार्ट है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सब कैलकुलेशन के प्रॉब्लम लेने वाले हैं। लेट स्टार्ट विथ कैश बजट प्रॉब्लम। आपण ह्या क्वेश्चन पेपर मधला जो थिअरी पार्ट आहे हा सेकंड व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत। या व्हिडिओ मध्ये आपण प्रॉब्लेम पासून सुरुवात करणार आहोत। फर्स्ट कॅश बजेटचा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करतोय। तो फर्स्ट कैश बजट का प्रॉब्लम लेंगे। From the following budgeted figures, prepare cash budget in respect of 3 months to June 30, 2021। 3 मंथ का बजट प्रिपेयर करना है और इंफॉर्मेशन जो है वो 6 मंथ की दी गई है। उसमें है सेल्स, मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड।
6 महिन्याची माहिती दिलेली आहे. आपल्याला 3 महिन्याचं बजेट तयार करायचंय जून एंडिंगचं, म्हणजे एप्रिल, मे आणि जून. हम बजट प्रिपेयर करेंगे अप्रैल, मई एंड जून का. तो उसके लिए गिवन इन्फॉर्मेशन है सेल्स, मटेरियल, वेजेस एंड ओव्हरहेड. त्यासाठी दिलेली माहिती आहे सेल्स, मटेरियल, वेजेस आणि ओव्हरहेड. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कैश का बैलेंस दिया गया है 20,000. ओपनिंग बैलेंस आहे कॅशचा 20,000. मटेरियल एंड ओवरहेड आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई. यानी कि मटेरियल एंड ओवरहेड के लिए 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है. तो जब हम अप्रैल का बजट तैयार करेंगे तो मार्च के परचेसेस लेंगे यानी कि मटेरियल. जब मई का बजट तैयार करेंगे तो अप्रैल के लेंगे एंड जून का करेंगे तो मई का लेंगे. यानी कि ये जो 3 अमाउंट है 50,000, 56,000 एंड 62,000 कैलकुलेशन में आएगी. सेम ओवरहेड के लिए भी है. हम अप्रैल का बजट तैयार करेंगे तो मार्च की अमाउंट लेंगे, मई का तैयार करेंगे तो अप्रैल की लेंगे एंड जून का करेंगे तो मई की लेंगे. तो 6,800, 7,200 एंड 8,600 ये 3 अमाउंट हमारे बजेट में आएगी. आपण मटेरियल आणि ओव्हरहेड सेम एक एक महिन्याचा क्रेडिट पिरियड असल्यामुळे एक एक महिना पाठीमागून आपण बजेटसाठी अमाउंट घेणार आहोत. मग एप्रिलच्या बजेटसाठी मार्चची अमाउंट, त्यानंतर मेच्या बजेटसाठी एप्रिलची आणि जूनच्या बजेटसाठी मेची. म्हणून हे मार्च टू मेचे जे आकडे आहेत ते ओव्हरहेडचे आणि मटेरियलचे आपण कॅल्क्युलेशन मध्ये घेणार आहोत. देन सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट, वेजेस आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड. तो वेजेस जो है वो सेम मंथ में पेड होंगे यानी कि अप्रैल के अप्रैल में, मई के मई में एंड जून के जून में. तो वेजेस की जो फिगर्स है वो कितने आएंगे 12,400, 13,000 एंड 14,000. वेजेस ज्याच्या त्याच महिन्यात पेड होणार आहे म्हणून ज्याच्या त्याच महिन्यातल्या फिगर्स बजेटसाठी येतील एप्रिल, मे आणि जून मधल्या. नेक्स्ट है ऑल द सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस. जो सेल्स है वो पूरी तरह से क्रेडिट बेसिस पर है. द टर्म ऑफ क्रेडिट आर पेमेंट बाय द एंड ऑफ मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल. जो क्रेडिट की टर्म है तो वो क्या बताई गई है कि सेल्स कैसे पेड होंगे. तो अमाउंट जो है सेल्स की वो कैसे आएगी, तो फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल यानी कि एक महीना बाद. हाफ ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर पेड व्हेन ड्यू, द अदर हाफ टू बी पेड. जब अदर हाफ पेड हो जाएंगे उसके बाद विद इन द मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, यानी कि हाफ के लिए 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, हाफ के लिए 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है. नेक्स्ट 5% कमीशन. फर्स्ट में ये हाफ हाफ बता देती हूँ. जब हम सेल्स अप्रैल का बजट तैयार करेंगे तो हम प्रीवियस मंथ के हाफ लेंगे यानी कि 64 के हाफ यानी कि 32,000 एंड उसके पहले के हाफ यानी कि 56,000 के 50%. इस तरह से 2 मंथ प्रीवियस जाना पड़ेगा. तो फरवरी के एंड मार्च के हाफ हाफ लेंगे अप्रैल में. मई में जब बजट तैयार करेंगे तो मार्च के एंड अप्रैल के हाफ हाफ लेंगे एंड जून में बजट तैयार करेंगे तो अप्रैल एंड मई के हाफ हाफ लेंगे. आपण एक एक 2-2 महिने मागे जायचे सेल्स साठी. तर एप्रिलचं बजेट तयार करताना फेब्रुवारीचे निम्मे, मार्चचे निम्मे, मेचं तयार करताना मार्चचे निम्मे, एप्रिलचे निम्मे, जूनचं तयार करताना एप्रिलचे आणि मेचे निम्मे. कारण की 1 मंथ आणि 2 मंथ असे 2 क्रेडिट पिरियड आहेत 50-50% ला म्हणून. नेक्स्ट 5% सेल्स कमिशन इज टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग सेल्स. 1 मंथ क्रेडिट पीरियड आहे कमिशन साठी. 5% कमीशन काढायचे सेल्स वर. सेल्स पर हम 5% कमीशन कैलकुलेट करेंगे लेकिन वो पेड कब होगा, नेक्स्ट मंथ में. तो जब अप्रैल का बजट तैयार करेंगे तो 64,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे. जब मई का बजट तैयार करेंगे तो 80,000 पे 5% एंड जब जून का बजट तैयार करेंगे तो 84,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे और कमीशन लेंगे. नेक्स्ट प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000 टू बी पेड इन मई. तो मई में हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पेड दिखाना है पेमेंट साइड को. शेयर कॉल मनी 25,000 इज ड्यू ऑन 1 अप्रैल एंड 1 जून. तो अप्रैल में एंड जून में 25,000 का शेयर कॉल दिखाना है तो वो रिसिप्ट में आएगा. प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹10,000 टू बी इंस्टॉल इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड पेमेंट इज टू बी मेड इन द मंथ ऑफ जून. इंस्टॉल 10,000 की जून जनवरी में की है लेकिन पेमेंट कब किया है, जून में. तो ये पेमेंट साइड को आएगा. तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे इस तरह से इन द बुक्स ऑफ कंपनी.
कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडेड जून 2019, या फिर आप यहाँ पर 30th भी लिख सकते हैं, 30 जून 2019। कॉलम कीजिए पर्टिकुलर अप्रैल में एंड जून। पहले हम ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे पर्टिकुलर का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, एड रिसिप्ट। रिसिप्ट में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यानी कि क्रेडिट सेल्स जो है उसके 50%, उसके लिए 1 मंथ क्रेडिट पीरियड, एंड 50% के लिए 2 मंथ क्रेडिट पीरियड। देन शेयर कॉल, देन टोटल रिसिप्ट, रिसिप्ट की टोटल लेस पेमेंट। आपण रिसिप्ट साइड चे अमाउंट लिहून घेतले, सॉरी स्ट्रक्चर तयार करून घेतले। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स म्हणजे सेल्सचे जे उधारीवर सेल्स आहेत, क्रेडिटवर आहेत, 50-50% दोन भागामध्ये येणार आहे। एका 50%ला 1 मंथ क्रेडिट आहे, एका 50%ला 2 मंथ क्रेडिट है। देन पेमेंट साइड में हम फर्स्ट लेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स जो है उसके लिए 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया गया है। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1 मंथ क्रेडिट पीरियड। देन सेकंड वेजेस, वो सेम मंथ में पेड होने वाले हैं वेजेस। थर्ड ओवरहेड्स, उसके लिए 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। ओवरहेड के लिए 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। फोर्थ है प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, वो ओनली 1 मंथ में है वो। देन फिफ्थ 5% कमीशन ऑन सेल्स कमीशन दैट इज, उसके लिए 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड। एंड सिक्स प्लांट एंड मशीनरी परचेस, वो ओनली एक ही महीने में दिखानी है, जून में। देन टोटल पेमेंट, देन क्लोजिंग बैलेंस ए मायनस बी। आपण पेमेंट साइडचं स्ट्रक्चर केलं, त्यामध्ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1 मंथ क्रेडिट पीरियड, वेजेस सेम मंथ मध्ये आहेत, ओव्हरहेडला 1 मंथ क्रेडिट पीरियड, प्रेफरन्स डिव्हिडंड पेड 5% सेल्स कमिशन 1 मंथ क्रेडिट पीरियड, आणि प्लांट अँड मशीनरी परचेस। याप्रमाणे पेमेंट साइडचं स्ट्रक्चर तैयार करून घेतलं आणि रिसिप्ट साइड से। अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस जो है कैश का वो लेंगे 20,000 अप्रैल में। अप्रैल में कैश का बैलेंस लेंगे 20,000 ओपनिंग का। नेक्स्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 50%, 1 मंथ क्रेडिट जो है तो एक महीना प्रीवियस जाना है, तो अप्रैल से एक महीना प्रीवियस यानी के 64,000, उसके 50% यानी 32,000। एंड 2 मंथ्स प्रीवियस जाना है यानी कि फरवरी के 56,000 है, उसमें से 50% लेंगे हम, तो 50% आएंगे 28,000। हम यहाँ पर लेंगे 1 मंथ के सामने क्रेडिट के सामने 32,000, यहाँ पर 28,000। अभी ओपनिंग बैलेंस छोड़ के हम हर एक मंथ में सेल्स डाल देंगे। एक महीना प्रीवियस, 2 मंथ प्रीवियस एंड 50%। एक महीना मागे जायचं, 2 महीने मागे जायचं आणि 50-50% घ्यायचं। अभी मई में लेते वक्त हम 80,000 के 50% यानी कि 40,000 लेंगे, एंड 64,000 के 50% यानी कि 32,000 लेंगे। आपण मे मध्ये लिहिताना 80,000चे 50% म्हणजे 40,000, आणि 64,000चे 50% म्हणजे 32,000 लिहिणार। देन जून में बजट लिखते वक्त हम मई के 50% यानी कि 84,000 के 50% लेंगे 42,000, एंड 80,000 के 50% यानी कि 40,000, तो 42,000 एंड 40,000। देन नेक्स्ट है शेयर कॉल। तो शेयर कॉल 25,000 का बताया गया है। शेयर कॉल मनी ऑफ ₹25,000 इज ड्यू ऑन 1 अप्रैल एंड 1 जून। तो 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल में दिखाने पड़ेंगे 25,000, एंड जून में भी 25,000। इस तरह से हमने रिसिप्ट साइड में इतनी अमाउंट लिख दी है। ओपनिंग बैलेंस सिर्फ अप्रैल में लेने का है, बाकी के कॉलम में ये अमाउंट हमने लिख दी है। ओपनिंग बैलेंस उन कॉलम का लास्ट में आएगा। देन पेमेंट साइड को है पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1 मंथ क्रेडिट यानी कि प्रीवियस मंथ के लेने हैं। तो मटेरियल जो है उसके लिए हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट के लिए 1 मंथ प्रीवियस जाना है, अप्रैल के पहले एक महीना 50,000, मई के पहले एक महीना 56,000, एंड जून के पहले एक महीना 62,000। तो इस तरह से हम पेमेंट टू क्रेडिटर के सामने लेंगे 50,000, 56,000 एंड 62,000। वेजेस सेम मंथ में पेड है यानी कि जिस महीने के है उसी महीने में,
12,400, 13,000 and 14,000. 12,400, 13,000 and 14,000. नेक्स्ट ओव्हरहेड, उसके लिए 1 मंथ क्रेडिट पिरियड है तो 1 मंथ पीछे जाना है. ओव्हरहेडला 1 महिन्याचा क्रेडिट पिरियड आहे, 1 महिना मागचे यायचे. 6,800, 7,200 आणि 8,600 and 8,600. तो ओवरहेड लीजिए 6,800, 7,200 and 8,600. देन नेक्स्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 1 टाइम है वो, मई में 30,000, मई में लिख दीजिए 30,000. एंड सेल्स कमीशन जो है वो फॉलोइंग मंथ में पेड होगा, यानी कि प्रीवियस मंथ के सेल्स के ऊपर 5% नेक्स्ट मंथ में पेड होंगे. मागच्या महिन्याच्या सेल्सवर 5% पुढच्या महिन्यात पेड होतील. तो एप्रिल के बजेट में 64,000 पे 5% यानी कि 3,200. मई के बजेट में 80,000 पे 5% यानी कि 4,000. एंड जून के बजेट में 8,400 पे 5% यानी कि 4,200. तो हम सेल्स कमीशन लिखेंगे 3,200, 4,000 एंड 4,200. अभी टोटल करनी है, तो पहला अप्रैल का जो कॉलम है उसकी रिसिप्ट की टोटल 1,05,000. देन पेमेंट की टोटल, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी रह गई है. प्लांट एंड मशीनरी ओनली जून में दिखानी है 10,000, तो जून में दिखाइए प्लांट एंड मशीनरी 10,000. अभी अप्रैल की पेमेंट की टोटल करेंगे 50,000 प्लस 12,400 प्लस 6,800 प्लस 3,200. आपण पेमेंट साइडची बेरीज करतो एप्रिल महिन्याच्या, ती येते 72,400, वो आ रही है 72,400. तो 1,05,000 में से 72,400 माइनस कीजिए, बैलेंस आया है 32,600. ये नेक्स्ट मंथ में लीजिए, मई में 32,600. अभी मई की रिसिप्ट की टोटल कीजिए, वो आती है 1,04,600. देन पेमेंट की टोटल कीजिए 56,000 प्लस 13,000 प्लस 7,200 प्लस 30,000 प्लस 4,000, तो टोटल आती है 1,10,200. अभी 1,04,600 में से 1,10,200 माइनस करेंगे तो फिगर माइनस में आएगी -5,600. तो ओपनिंग में जून में आएगी -5,600. माइनस मध्ये फिगर आली की जून मध्ये ओपनिंगला घ्या. अभी रिसिप्ट की टोटल करते वक्त ये तीनों अमाउंट की टोटल होगी और उसमें से 5,600 माइनस होंगे. इन तीनों अमाउंट की टोटल कीजिए, उसमें से 5,600 माइनस कीजिए, टोटल आई रिसिप्ट की 1,01,400. देन पेमेंट की टोटल कीजिए, पेमेंट की टोटल आई 98,800 एंड बैलेंस आया 2,600. ये प्रॉब्लम 15 मार्क्स के लिए आया था, वेरी इजी प्रॉब्लम था. तो ये यहाँ पर कैश बजट का प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ. अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर. अभी ये कैसे हमें समझ में आएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंसेस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आई है, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है. तो अभी इसमें सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है. हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए 5 to 7 फॉर्मूलाज है. तो कौन सा फॉर्म्युला यहाँ पर यूज करना है, तो पहले प्रॉब्लेम अच्छी तरह से समझ लीजिए. आपण आधी प्रॉब्लेम व्यवस्थित समजावून घेणार, मग कळेल की कोणते फॉर्म्युले इथे वापरायचे. यू आर गिवन फॉलोइंग डेटा फॉर द इयर 2021 फॉर अ फैक्ट्री. आउटपुट 40,000 यूनिट, फिक्स एक्सपेंसेस 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10. सेल, यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सेटिंग आया है वर्ड, लेकिन ये सेलिंग है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20. तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है. एंड कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी यूनिट मस्ट बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन द ईयर 2022. कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए एंड सोल्ड करने चाहिए इन ईयर 2022 में, इफ इट इज एंटिसिपेटेड दैट सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस बाय 10%. अगर सेलिंग प्राइस 10% से रिड्यूस होती है, वेरिएबल कॉस्ट ₹12 per unit and fixed cost increase by 10%. The factory would like to make a profit in 2022 equal to that of profile in
2021। अगर प्रॉफिट हमें जितना 2021 में हुआ है उतना ही 2022 में अगर गेन करना है तो कितने यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एंड सोल्ड करने पड़ेंगे। तो यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, तो इसके लिए आप सेल्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली सेल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें 2021 में कितना प्रॉफिट आया ये तो मालूम होना चाहिए आपल्याला। 2021 मध्ये किती प्रॉफिट झाला हे जर नाही कळलं तर आपण सेम प्रॉफिट मेंटेन करण्यासाठी किती सेल्स करावे लागतील हे काढू शकणार नाही। सो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 2021 का प्रॉफिट। तो 2021 का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है हमारा हमेशा का, तो वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो इनटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। तो वो फॉर्मूला यूज करने के लिए पीवी रेशियो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन इन्फॉर्मेशन में से पहले पीवी रेशियो कॅल्क्युलेट करेंगे। आपण अगोदर पीवी रेशियो काढणार आहे, कारण की आपल्याला जर प्रॉफिट शोधायचा असेल 2021चा तर आपल्याला काय लागेल, प्रॉफिटचा फॉर्म्युला, आणि प्रॉफिटच्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय सांगितलं जातं, पीवी रेशियो पण काढावा लागतो। म्हणून फर्स्ट आपण पीवी रेशियो काढूया। सो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये लिख दीजिए। हा फॉर्मूला लिहा, कारण की पर युनिट मध्ये किमती दिलेल्या आहेत। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर युनिट इंटू 100। सो कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस कितनी बताई गई है 20, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10। हम 21 का कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट फॉर 2021, उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाईलाइट कर देती हूँ इसको। तो इसके लिए हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 20 माइनस 10 अपॉन 20 इंटू 100, पीवी रेशियो आया 50%। अभी हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो इंटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। तो पीवी रेशियो है 50%। सेल्स डायरेक्टली नहीं दिए गए, सेल्स कितने हैं 40,000 यूनिट है, तो यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस करेंगे 20, 40,000 इंटू 20, तो इसीलिए मैंने डबल ब्रैकेट डाल दिया 40,000 इंटू 20, ब्रैकेट कंप्लीट, डबल ब्रैकेट कंप्लीट। माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है 2 लाख। तो पहले हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे, 50% पीवी रेशियो इंटू 40,000 इंटू 20 कर लेंगे, तो 40,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 2 लाख। तो 8 लाख पे 50% यानी कि 4 लाख माइनस 2 लाख, तो प्रॉफिट कितना आया 2 लाख। जो 2 लाख रुपीज प्रॉफिट है, तो इतना प्रॉफिट हमें नेक्स्ट ईयर में भी कैलकुलेट करना है, तो इतना ही गेन करना है 2 लाख। तो उसके लिए हमें कितने यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको डबल मेथड से बताती हूँ, लेकिन इजी जो है वो कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है ना वो डाल के इजी है। जब आपको यूनिट पूछे जाए कितने यूनिट सोल्ड करने हैं या प्रोड्यूस करने हैं, तो आप जो सेल्स का फॉर्मूला है उसमें पीवी रेशियो के अलावा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डाल दीजिए, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अभी देखिए हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन ईयर 22 टू अर्न इक्वल प्रॉफिट इन 21 का जितना प्रॉफिट है उतना ही हमें 22 में कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए कितने यूनिट सेल एंड प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पर जो एडजस्टमेंट बताई गई है उस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या हुई है रिड्यूस बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट 12 एंड फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। तो यहाँ पर वो ऍडजस्टमेंट कर लेंगे। इथे आपण ऍडजस्टमेंट करून घेऊया, सेलिंग प्राइस डिक्रीज किंवा रिड्यूस बाय 10%, सेलिंग प्राइस डिक्रीज और रिड्यूस बाय 10%, यानी कि 20 माइनस 10% इज इक्वल टू 18। देन वेरिएबल कॉस्ट बताई गई है ₹12 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, यानी कि 2 लाख प्लस 10% इज इक्वल टू 2,20,000। अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के अलावा
डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सेल्स का, जिसके ऊपर हमें डायरेक्टली जो यूनिट सोल्ड है या फिर प्रोड्यूस है वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है हम ये यूज करेंगे। हमेशा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हमेशा हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अगर सेल्स कैलकुलेट करने हो तो हम क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। लेकिन ये कैलकुलेशन के लिए हमें पीवी रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें यूनिट पूछे गए हैं ना, यूनिट सोल्ड एंड प्रोड्यूस। तो यूनिट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज ना करते हुए डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यूनिट के लिए। सेल्स इन ब्रैकेट यूनिट, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेल्स इन ब्रैकेट यूनिट इज इक्वल टू, अगर सेल्स हमें यूनिट में कैलकुलेट करने हो तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए हमेशा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2,20,000। प्रॉफिट कितना मेंटेन करना है? 2 लाख, जितना 21 में था उतना ही। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पर 6 कैसे आए? मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताया है, वही कैलकुलेशन मैं नीचे भी ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। हाँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस अभी कंडीशन में कितनी हुई है? 18, यहाँ पर है 18 एंड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 12। तो 18 में से 12 माइनस कर दीजिए, वो कितना आया है? 6। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 6। तो आप 2,20,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 6, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू कितने आए? 70,000 यूनिट टू बी सोल्ड। अगर हमें 2 लाख रुपीज प्रॉफिट गेन करना है जितना 21 में था, तो हमें कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे? तो 70,000 यूनिट टू बी सोल्ड। ये हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। कौन से? इस फॉर्मूले से। सेल्स यूनिट में निकालने हो तो क्या चेंज करना है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पर हमेशा हम पीवी रेशियो लेते हैं, उसके अलावा क्या लिया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इजी हो जाता है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ओनली कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले में अमाउंट्स पुट करनी है एंड कैलकुलेशन करना है। तो फाइनल आंसर आया 70,000 यूनिट टू बी सोल्ड। अभी सेम कैलकुलेशन मैं आपको पीवी रेशियो से भी बताती हूँ, लेकिन आप यही फॉर्मूला जो है वो रिकॉल करके रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला इजी है। तो पीवी रेशियो से कैसे कैलकुलेट होता है देखिए। अभी अगर पीवी रेशियो से कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इस तरह से पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। फिर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कीजिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आया है कंट्रीब्यूशन 6। फिर हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो पीवी रेशियो के लिए 18 माइनस 12 अपॉन 18, या फिर आप डायरेक्टली लेंगे कंट्रीब्यूशन 6 अपॉन 18 इंटू 100 तो भी चलेगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद पीवी रेशियो आया है 33.33%। तो हम वो इस तरह से लिखते हैं 33 एंड 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3। देन सेल्स का फॉर्मूला लिखेंगे, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो सेल्स is equal to 2,20,000 plus 2 lakh upon 33 and 1/3%, यानी कि 1/3। तो इसकी टोटल करके 4,20,000 अपॉन 1/3, यानी कि 4,20,000 इंटू 3 अपॉन 1। तो सेल्स आए टोटल में 12,60,000। 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 18। तो हम 12,60,000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितने यूनिट सोल्ड आए? 70,000 यूनिट सोल्ड। लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी प्रोसीजर करनी पड़ी, फर्स्ट पीवी रेशियो कैलकुलेट करो, बाद में इस तरह से फॉर्मूला लिखो, फिर से टोटल सेल्स आए उसमें पर यूनिट की कॉस्ट से डिवाइड करो एंड देन यूनिट आए। लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो कैलकुलेशन जल्दी होता है। देखिए, तो हमने और में ये फॉर्मूला यूज किया है, तो इसमें ओनली इतने स्टेप्स आएंगे, इतने स्टेप में आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। इसीलिए आप ये फॉर्मूला याद करके रखिए,
और इसी फॉर्मूले से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर यूनिट पूछे गए तो, अगर टोटल में सेल्स पूछे गए तो आप जो ऊपर का फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कीजिए। अगर सेल्स टोटल में पूछे गए तो, यूनिट पूछे गए तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। तो मैंने ये फॉर्मूला भी यूज किया, वो भी दिया आपको, दोनों भी बताया, आपको जो इजी लगेगा वो आप फॉलो कीजिए। तुम्हाला दोन्हीपैकी जो फॉर्म्युला सोपा वाटेल तो फॉर्म्युला फॉलो करा, पण हा फॉर्म्युला सोपा आहे। जर युनिट विचारले असतील तर तुम्ही या फॉर्म्युल्याने कॅल्क्युलेशन करा आणि उत्तर काढा, आणि जर समजा टोटल मध्ये सेल्स विचारले असतील तर तुम्ही या फॉर्म्युल्याने कैलकुलेशन करा। इस तरह से हमने ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया। ये प्रॉब्लम है एकदम इजी था, 15 मार्क्स के लिए था। आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि क्या कैलकुलेट करना है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप सब कैलकुलेशन इजी आपको लगेंगे और आप आसानी से कर सकेंगे। तुम्हाला जर कळालं की काय कॅल्क्युलेट करायचंय तर तुम्ही इझी कॅल्क्युलेट करू शकता। 15 मार्कांना हा प्रॉब्लेम आला होता, हा इथे पूर्ण झाला। ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फर्स्ट हमने पीवी रेशियो कैलकुलेट किया, देन हमने गिवन इंफॉर्मेशन में से देन हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो प्रॉफिट आया 2 लाख। देन सेम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे ऐसा पूछा था, तो पहले जो कंडीशंस थी वो कंडीशन डाल ली। देन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला यूज किया हमने डायरेक्ट, आप यही रिमाइंड कीजिए। देन कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, देन फॉर्मूले में अमाउंट डाल के कैलकुलेशन किया, तो कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे, 70,000 यूनिट टू बी सोल्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है वर्किंग कैपिटल के ऊपर। तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए, तो इसीलिए मैं ये जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ, क्योंकि इसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा आपको समझने के लिए, इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 कर देती हूँ। यहाँ पर वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ये 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉब्लम है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू।